हेलो फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं 29 दिसंबर 2022 का सीटेट पेपर। सीटेट पेपर में सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बताते जानकारी के लिए कि जिन स्टूडेंट्स ने सीटेट का पेपर जो है कि 28 दिसंबर 2022 वाले का जो सेट था वो आपको करा दिया है। प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रीवियस ईयर की सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से 2022-23 वाली उसमें जाके आप देख सकते हैं। और आप 28 दिसंबर का पूरा कंप्लीट पेपर कराया गया है, आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। तो आप आज बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, इसमें पूरा कंप्लीट सेट कराया जाएगा। 29 दिसंबर 2022 का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 दिसंबर 2022। तो आज आपको कराया जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण ये आपको पूछा है। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आड़ा टेढ़ा तिरछा तरीके से काटना, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। धागे में माला पिरोना, ये भी नहीं होगा। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, ये आपका आंसर। स्थूल गत्यात्मक कौशल में ये बात करते हैं तो ऐसी मोटर स्किल का यूज किया जाता है जिसमें जैसे कि ज़्यादा मसल्स का यूज, मांसपेशियों का यूज किया जाए, जैसे कि उछलना, कूदना, फुटबॉल खेलना। इसमें आपको कौन सी मोटर स्किल का यूज होगा। स्थूल गत्यात्मक कौशल का यूज होगा इसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों का विकास की ओर बढ़ता है। बच्चों का विकास किसकी ओर बढ़ता है। तो ये पूछा है, केंद्र से बाहर की ओर, या सिर से पैर की ओर, सिर से पैर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सरल की ओर। गलत। तो आपका आंसर सही हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल से यानी केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, तीसरा आपका क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है कि अभिकथन ये दे रखा है कि बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। ठीक है, इसका कारण दे रखा है आपको कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। यह सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सेकंड कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, आप इसको देखें, बताएं। आपको 30 सेकंड का समय दिया हुआ है, सही आंसर आप चूज करें इसमें। तो आपका इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले उसके माता पिता से शुरू होता है, बिल्कुल सत्य बात है। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। सबसे पहले अगर उसके सामाजिकरण का प्राथमिक कारण होता है तो परिवार, सबसे पहले माता पिता, माता पिता परिवार, परिवार फिर उसके बाद विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का अगर नहीं होता है तो सेकेंडरी में विद्यालय, विद्यालय नहीं है ऑप्शन में, अगर लाइब्रेरी दे रखा है तो लाइब्रेरी, पाठ्य पुस्तकालय। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 आयु की वाले बच्चों की सिखानी चाहिए। तो चौथे का आंसर क्या होगा आपको, आप बताएं। चौथे का आंसर हो जाएगा आपका संरक्षण, बिल्कुल नहीं होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की होती है। देखिए, तो इसमें आपको बता दें जानकारी के लिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व अवधारणा सिखानी चाहिए। 3 से 6 वर्ष के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व अवधारणा सिखानी चाहिए। जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के, मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित विकास है, जैसे तार्किक, ठीक है, सोचना, नए विचार, समझना, समस्या को हल करना, इसी तरह को समय के साथ होता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जिसमें अनुभूति, संज्ञानात्मक विकास वो प्रक्रिया है जिसमें अनुभूति सोच विकसित होती है। क्या होती है, अनुभूति सोच विकसित होती है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, तार्किक अनुप्रयोग। अगला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं की श्रेणियों को व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका आपका कौन सा होगा, वो लगाइए। पहला ऑप्शन जिसमें दे रखा है संवेदीगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपका चौथा दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे जो अश्रेणी में अवस्था धारण करते हैं वो करते हैं आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको बता दें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मात्रा निर्धारित करने और व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। मात्रा निर्धारित करते और वे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, दूसरे के।
क्या समझने में? दृष्टिकोण समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, कि जीन पियाजे का कौन सा प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है, बताइए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको पाड़ वस्तु स्थायित्व, दूसरा आपका ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन स्कीमा है, चौथा ऑप्शन समीवर्ती विकास का क्षेत्र है। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा देखिए जान लेते हैं स्कीमा के बारे में, कि जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए स्कीमा का उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक मानसिक क्षमताओं का संज्ञानात्मक मानसिक क्षमताओं, इसमें क्या बता दें कि संज्ञानात्मक मानसिक क्षमताओं का वर्णन करने के लिए स्कीमा का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? स्कीमा का उपयोग किया था। तो आपका थर्ड आंसर इसमें सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा ज्ञान के प्रतिबिंब के साथ साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उनका मानना था कि लोग लगातार पर्यावरण के अनुकूल हो रहे हैं क्योंकि वे नई जानकारी लेते हैं और नई चीजें सिखाते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिक अवस्था के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो परंपरागत बिल्कुल गलत है, पूर्व परंपरागत बिल्कुल सही, उत्तर परंपरागत गलत, औपचारिक परंपरागत गलत है। तो आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आठवां क्वेश्चन आपको दे रखा है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान करते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करने की बिल्कुल यहाँ, क्योंकि विद्यार्थियों को भी असफलता का भय पैदा किया ही नहीं जा सकता। वो शिक्षण कौशल वो शिक्षक कभी वो उस लायक ही नहीं है, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने लायक जो उसकी सफलता का भय पैदा करे। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। ठीक है अगला है आपका, अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल आपको गलती है फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, ये भी गलत है। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित, बच्चे को कभी निरुत्साहित नहीं किया जा सकता। नेगेटिव पॉइंट है ये, क्योंकि बच्चे को प्रोत्साहित तो कर सकते हैं, कभी बच्चों को निरुत्साहित नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका ये 8वें क्वेश्चन का सेकंड। अगला 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कहता है आपका कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण। अगला है आपका हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि का सिद्धांत, बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे पाठ, ये भी गलत है। लॉरेंस कॉलबर्ग संवेगात्मक प्रभुत्व, ये गलत है। सिद्धांतवादी उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म जो लेव वाइगोत्स्की नहीं है, आंसर पहला। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा किसे सुमन करती है? तो ज्ञान सृजन की चाह, ये होगा। या विद्यार्थी परस्पर विमुखता का भाव, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, ठीक है। या फिर सामाजिक संदर्भों के अलगाव, बिल्कुल गलत है ये। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, ये बिल्कुल, क्योंकि विषय वस्तु को कंठस्थीकरण पर प्रभाव दे ही नहीं सकती एक प्रगतिशील कक्षा। और विद्यार्थी परस्पर विमुखता का भाव, विमुखता का कभी हो ही नहीं सकता। ज्ञान सृजन की चाह, आंसर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 11 की ओर। 11 क्वेश्चन कहता है कि मधुलिका नृत्य और योग कला में, किसमें? नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? तो पहला ऑप्शन है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तीसरा है शारीरिक गतिक बुद्धि, चौथा है संगीतात्मक बुद्धि। तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत। और उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 8 प्रकार की, ठीक है। एक थी उनकी भाषाई बुद्धि, दूसरी थी उनकी, उन्होंने बताया था संगीतात्मक बुद्धि, तीसरी थी उनकी आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, जो खेल खिलाड़ियों में या जो एथलेटिक्स होते हैं उनमें पाई जाती है। पारस्परिक बुद्धि चौथी होती है, पारस्परिक बुद्धि। पांचवी जो बुद्धि बताई थी वो हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। चौथी और आपकी सातवीं बुद्धि बताई थी जो है आपकी, वो बताई थी सातवीं थी प्राकृतिक। आठवीं बुद्धि जो बताई थी वो आपकी बताई थी आपकी स्थानिक बुद्धि। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धियाँ बताई थी। तो उसी पर एक आधारित क्वेश्चन दिया था। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन
कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम पर प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? ये प्रत्यक्ष रूप से आपको किसकी प्रस्तुति है ये बताया है। यानी लड़कों को ही प्रश्न पूछ रहा है। जेंडर सशक्तिकरण की, जेंडर समानता की बिल्कुल नहीं है। जेंडर पक्षपात की बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो सबको पूछता तो जेंडर समानता हो जाता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां आपका क्वेश्चन दे रखा है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किसका परिणाम है? अधिगम की जो दर है उसमें क्या हो? व्यक्तिगत भिन्नता हो, तो किसका परिणाम हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका किसका परिणाम बताइए? केवल आनुवंशिकता परिणाम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सीख रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होगा? बिल्कुल गलत, ये नहीं हो सकता। केवल पर्यावरण, ऐसा भी नहीं कि केवल पर्यावरण से प्रभावित हो। बच्चा जो है आनुवंशिकता का, पर्यावरण दोनों से प्रभावित हो सकता है। तो आपका जो है कि 13वें का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। कौन सा? थर्ड। अगला अगला आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा कहता है कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आकलन के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन दे रखा है इसका। तो ऑप्शन फर्स्ट है, आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाएगी। तो अगला है, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होना चाहिए। बिल्कुल गलत। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादित तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते। बिल्कुल गलत। आकलन जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो फोर्थ करेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका करेक्ट। अगला चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले, यानी समालोचनात्मक चिंतन करना है। अब समालोचनात्मक चिंतन करने के लिए खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें आप सारी चिंतन शामिल हो। देखिए, बंद अंत वाले और खुले अंत वाले दो प्रकार के प्रश्नों को अगर आप पूछेंगे तो सबसे बेटर अगर खुले अंत वाला क्या होता है, रचनात्मक होता है, और इसमें क्या होता है, ओपन माइंडेड बच्चे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चा उस पर अपने तथ्य कई सारे दे सकता है अपने अपने मतों के अनुसार। तो खुले अंत वाले प्रश्न ज़्यादा बेटर होते हैं समालोचनात्मक चिंतन के आकलन के लिए। तो बेस्ट आंसर आपका रहेगा 15 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, या फिर रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देने के लिए, आगम्य इमारतें ढांचा के लिए, विविधता को स्वीकृत करने के लिए? तो समावेशी शिक्षा में जो होती है आवश्यकता, वो विविधता को स्वीकृति करने के लिए समावेशी शिक्षा होती है। अब विविधता में स्वीकृति कैसे? कि बच्चे जो आते अलग अलग परिवेश से आते, तो उनकी अलग अलग क्या होती है, स्थानीय भाषा होती है, उनको क्या करना चाहिए, समावेश करना चाहिए। बच्चे का बोलने का तरीका, बच्चे का रहन सहन, बात करना। तो समावेशी शिक्षा में एक प्रकार की शिक्षा, समान रूप से बच्चों को कोई मतभेद ना हो उनके पाठ्यक्रम में, उनके शिक्षण कराने के तरीके में, या उनके बोलचाल में। तो ये है, इस तरीके से उनका किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक समान, एक रूपी उनके क्या होने चाहिए, शिक्षण कराने के तरीके से देखना चाहिए बच्चों। चलते हैं अगला 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिकथन 1 जो कहता है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो कथन कहता है कि पाठचर्या की अवकल्पना औसतन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर पहला दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है 17वें का, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों सही है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने 17वें क्वेश्चन में बोला है क्योंकि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ ये कह रहा है कि पाठचर्या की अवकल्पना औसतन विद्यार्थियों को ध्यान में रखें, फिर टॉपिक से ही हट के बात कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। ये सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्यों चलते हैं अगला। 18वां क्वेश्चन कहता है कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? तो ये आपकी आ जाती है डिस्लेक्सिया, एक अधिगम विकार है। डिस्लेक्सिया क्या है, एक अधिगम विकार है। तो अधिगम विशिष्टता की ये क्या है, विकलांगता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है पठन वैकल्य में, कि जिसमें भाषण ध्वनियों की पहचान करने और अक्षरों शब्दों में संबंधित सीखने में समस्याओं के कारण होता है। इसमें पठन अक्षमता की कहा जाए, इसको पठन अक्षमता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पठन अक्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19वां।
19वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। स्वालीनता जो विकार का जो विशिष्ट लक्षण है वो कौन सा है, वो आप बताइए। स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण कौन सा है वो बताइए। बाधित संप्रेषण है, दिनचर्या में परिवर्तन की आग्रह है, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, बिल्कुल गलत है। अगला परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, बिल्कुल गलत है। तो स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण बाधित संप्रेषण है। तो 19 का आंसर पहला है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। यानी कि विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है। श्रेणीबद्ध करनाई के कार्य देकर, बिल्कुल गलत है। मानकीकृत बिल्कुल सही है, ये आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर यानी लेवल वाइज क्या करना चाहिए, उनको वर्क देना चाहिए। जैसे एक लेवल का अगर वर्क कर दिया तो उससे जैसे क्वेश्चन दिया, उससे हार्ड वर्क क्वेश्चन दिया वो कर लिया, फिर और उससे हार्ड किया। तो कक्षा में योग्यता वाले छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार क्या करनी, लेवल वाइज उनके कार्य देना चाहिए। मानकीकृत निर्देश नहीं देना चाहिए, गलत है। केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संबोधित करें, ऐसा भी गलत है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की अपेक्षा करें, ऐसा गलत है, क्योंकि विभिन्न आवश्यकताओं वाली अपेक्षा करना गलत है। अगले क्वेश्चन कहता है 21 कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किसके रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। बताइए किसके रूप में प्रस्तुत करना चाहिए आपको विषय वस्तु को, तो अधिगम अर्थपूर्ण होगा। संदर्भ से हटकर, बिल्कुल गलत है। अधिगम अर्थपूर्ण करने के लिए संदर्भ से हटकर विषय वस्तु को के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को अप्रासंगिक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत ही अमूर्त होनी चाहिए, अमूर्त नहीं, बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु बहुत ही गलत। विषय वस्तु संयोजित होनी चाहिए, ठीक है। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, संयोजित। सीखना तब से प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है जब वह संयुक्त तरीके से होता है। शिक्षण और सीखने के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित होगा, रचनावादी सिद्धांत पर आधारित होगा। ठीक, अगला चलते हैं। यह समस्या समाधान पर बल देता है, पहली बात। दूसरा ये कहता है कि छात्रों को एक दूसरे से सीखने में के लिए प्रोत्साहित करता है, रचनावादी पर, ठीक है। तो अगला, सीखना सार्थक नहीं हो सकता यदि वह संयोजित हो, और यदि सीखना संयोजित हो जाता है तो छात्र सोचेंगे कि अवधारणाओं को समझने की तुलना में प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आंसर आपका 21 का फोर्थ हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया है कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकार करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए आपको कि उनका जो है कि इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों को तर्क जानने चाहिए, और विद्यार्थियों में सही कंठस्थ जानकारी करने के लिए निर्देश देना चाहिए। ये गलत है आपका, ये भी गलत। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 है। 23 में कहता है कि विद्यार्थियों को किसी अवधारणा के बारे में किसी बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्पर रहना, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 23 का आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही है। तो रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को क्या करता है, नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किसको बढ़ावा देना चाहता है, वैज्ञानिक तर्क चिंतन को, कंठस्थीकरण को, अनुकरण को। तो आप किसको बढ़ावा देना चाह रहा है, वो बढ़ावा देना चाह रहा है वैज्ञानिक तर्क और क्या है आपकी तार्किक चिंतन को, दोनों को बढ़ावा देना चाह रहा है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट से 24 का। अब 25 जो कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। व्याख्यान, पूछताछ, खोज अन्वेषण और चर्चा। तो आपका जो आंसर रहेगा 25 का व्याख्यान जो होती है वो अध्यापक द्वारा अपनाई गई विधि अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। पूछताछ में विद्यार्थी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। खोज अन्वेषण में क्या होती है, उनको सीखने के लिए अलग लग जाती है, क्योंकि वो अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं। चर्चाओं के माध्यम से वो वार्तालाप के या संप्रेषण के माध्यम से सीख जाते हैं। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है आपका 26 में कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। ये हो गया आपका कथन। कारण क्या कहता है, कारण इसमें कहता है कि
शिक्षक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका ऑप्शन जो है 27, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका जो है ये आंसर सही हो जाएगा थर्ड, 26 का थर्ड, ये सही है, आर गलत है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आंतरिक प्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। ठीक है, शिक्षक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल मैच ही नहीं करता स्टेटमेंट से, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। 27 चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 27 कहता है कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता की, अपसारी चिंतन की, केंद्रित ध्यान की, सादृश्य मूलक चिंतन की। तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता की। कार्यात्मक स्थिरता मतलब प्रभावशाली समस्या समाधान विशेष समस्या का स्थानीय समाधान खोजने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया समस्या को सही ढंग से परिष्कृत करने और उन सभी मूल कारणों की पहचान करने की से शुरू होती है जो समस्या पैदा कर सकती है। 28वां क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को बताता है, कमी को मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और वह मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारदशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो ये जो विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम असहायता को या मस्तिष्क स्वगठिता को? बिल्कुल गलत है। उच्च स्तरीय व अस्मिता को? बिल्कुल गलत है। संबंध का भाव? बिल्कुल, क्योंकि जो सही आंसर होगा फर्स्ट सही, अधिगम असहायता, क्योंकि वो खुद ही असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है और योग्य को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो इसलिए वो अधिगम असहायता इसका आंसर पहला सही होगा। अगला 29वां जो कहता है क्वेश्चन, वो कहता है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, उनके अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित, अप्रासंगिक सूचनाएं दे नहीं सकते आप, केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें, ये भी नहीं आप ध्यान दे सकते अवधारणाओं, ये दोनों ही पॉइंट नेगेटिव है। तो ये कह रहा है अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 29 का सेकंड आंसर करेक्ट। 30वां कहता है आंसर क्वेश्चन कि घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है या युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है? मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है। घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान युक्तियों के बारे में समझ की व्याख्या करता है, ये भी गलत है। मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, ये आप घोषणात्मक ज्ञान, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट। तो घोषणात्मक ज्ञान के बारे में बता दें, घोषणात्मक ज्ञान का मतलब है कि जानकारी आमतौर पर निर्देश के माध्यम से प्रदान करना। किसके माध्यम से प्रदान करना? जानकारी आमतौर पर निर्देश के माध्यम से प्रदान करना, वो घोषणात्मक ज्ञान के बारे में आपको उपयोगी है। तो आप देखते हैं कि इसका उद्देश्य एक शिक्षार्थी के लिए चिंतन विकसित करना होता है। क्या चिंतन विकसित करना होता है? और यह एक छात्र को समझ पैदा करने और संरचित अभ्यास को करने में सक्षम बनाता है। कौन? घोषणात्मक ज्ञान। तो आपका क्या है इसमें पॉजिटिव पॉइंट? मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना। थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो चलिए गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंटों ने इसका पहला जो पेपर आपका फर्स्ट पेपर जो आपको कराया गया है 28 दिसंबर 2022 वाला, जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीडीपी का पूरा कंप्लीट पेपर कराया हुआ है, और आपको इसी प्रकार से वीडियो और आगे पाने के लिए आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक पर या कौन सा पेपर किस सब्जेक्ट का आप सीटेट का हल चाहते हैं, तो उसका मैं कोशिश करूँगा हल करने का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर बताएं, जिससे मैं आपकी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।